देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या बंगाल में हिंसा तंत्र बेकाबू हो चुका है? क्योंकि अब तक नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर आ रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से अब दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां बिहार पुलिस के एक एसएचओ की मॉब लिंचिंग हुई है। किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए एक बाइक चोर को पकड़ने के लिए उत्तर दिनाजपुर के एक गांव में पहुंचे, जहां भीड़ ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। बेटे की मौत के सदमे में उनकी माता की मौत, उनकी मां की मौत वहीं हो गई। यानी एक चिता पर दोनों को रखना पड़ा। कुल मिलाकर मां और बेटे की चिता एक साथ जलाई। इस केस में फिरोज आलम और अबुजार आलम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर कूच बिहार की घटना को लेकर भी सियासत बदस्तूर जारी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि कूच बिहार में शरारती लड़कों को गोलियां लगी है। अगर कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उधर टीएमसी के नेता फिराद हाकिम कह रहे हैं कि दिलीप घोष नॉनसेंस हैं। तो आज बंगाल के हिंसा के तांडव पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बंगाल की सियासत का हिंसा चरित्र, आज का आर पार इसी पर। क्या बंगाल का हिंसा तंत्र पूरी तरह बेलगाम हो चुका है? क्योंकि मामला सिर्फ चुनावी हिंसा या नेताओं के काफिले पर हमले तक सीमित नहीं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई है। यहां भीड़ ने बिहार के किशनगंज के एसएचओ की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। किशनगंज टाउन थाने के एसएचओ अश्विनी कुमार बाइक चोर की सूचना मिलने पर दल बल के साथ रेड करने गए थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें ही बाइक चोरी करने वाला समझ लिया और बंधक बना लिया और फिर उनकी लिंचिंग की गई। बेटे का शव देखते ही अश्विनी कुमार की मां को गहरा सदमा लगा और उनकी भी मौत हो गई। मां और बेटे की चिता साथ में जलाई गई। एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है। इससे पहले कूच बिहार में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में चौथे चरण के मतदान के दौरान सीआईएफ के जवानों से कुछ लोगों ने राइफलें छीनने की कोशिश की। आत्मरक्षा में केंद्रीय बल को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। चर्चा है कि कूच बिहार में जो हुआ वो दीदी के इसी छप्पा वोट मास्टर प्लान का हिस्सा था। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। ऐसा क्या है बंगाल के चुनाव में और या फिर केरल में भी कि यहाँ पर चुनावी हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा होती है? बंगाल की जनता को 2 मई के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा पास्ट बन जाएगी, भूतकाल बन जाएगी। बंगाल में हिंसा इस चरण में भी हुई है, कूच बिहार में हिंसा हुई है। वहां पर सीआरपीएफ के जवानों के हथियारों को छीनने की कोशिश हुई, वहां पर गोली भी चली। टीएमसी का बौखलाहट, उन्होंने चुनाव को हारना कंसीड कर लिया है, एक्सीड कर लिया है। वो मान चुके हैं कि वो चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए आई। हालांकि कूच बिहार की घटना पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक विवादित बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि शीतलकुची में शरारती लड़कों को गोलियां लगी हैं। अगर कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। যদি বাড়াবাড়ি করে
শীতলকুচি দেখেছেন কি হয়েছে, জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে, সেই জন্য সাবধান থাকুন। দুষ্ট ছেলেরা কালকে গুলি খেয়েছে কুচবিহারের শীতলকুচিতে, এই দুষ্ট ছেলেরা থাকবে না বাংলায়। बीजेपी हर समय कहता है थाना जला दो, इसके लिए ही तो आज ये सब हो रहा है। शीतलकुची में कोई अटैक नहीं हुआ। ये जो पार्टी है, ये पार्टी जो है ये दंगाबाज पार्टी है, गोली चलाने वाला पार्टी है। दिलीप घोष इज नॉट ए सेंसेबल, इट मीन्स ही इज ए नॉनसेंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर बंगाल के लोगों को इस हिंसा तंत्र से कब मुक्ति मिलेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का, सियासत के हिंसा चरित्र का विश्लेषण। और बंगाल के सियासी हिंसा चरित्र का विश्लेषण सुनिए। 1977 से लेफ्ट के दौर से ही चुनावी हिंसा फली फूली। ममता सरकार के दौर में चुनावी हिंसा बहुत उग्र हो गई। ऐसा लगा कि कोई भी चुनाव, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, तमाम चुनाव बिना हिंसा के हो ही नहीं सकते। बीजेपी नेताओं पर हमले के साथ साथ बंगाल चुनाव शुरू हुए। आप याद करिए, जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पे हमला, कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पे हमला, दिलीप घोष पे हमला, धर्मेंद्र प्रधान पे हमला, शाहनवाज हुसैन पे हमला। अब अर्धसैनिक बलों पर हमले के आरोप लग रहे हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों के घेराव को कहा था, अगर आपको याद होगा। उसके बाद शीतलकुची की घटना हुई, जिसपे अमित शाह ने भी अपना बयान दिया। ममता बनर्जी अर्धसैनिक बलों पर ही आरोप लगा रही हैं। बिहार के पुलिस अधिकारी की बंगाल में लिंचिंग हुई। ये जो पुलिस अधिकारी की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अपना फर्ज निभाने के लिए बंगाल पहुंचे थे, लेकिन इन पर हमला हुआ। और जैसे ही इनकी माता को पता लगा, इनकी मां को पता लगा कि मेरे पुत्र को मार दिया गया है, उन्होंने भी प्राण अपने छोड़ दिए। यानी बेटे और मां के शव को एक ही दिन सुपुर्द किया गया। एसएचओ की लिंचिंग पर ममता बनर्जी अभी तक खामोश है। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ 4 मेहमान है। राकेश सिन्हा है मेरे साथ, अजय आलोक है मेरे साथ टीएमसी से तौसीफ खान है मेरे साथ, कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम है। लेकिन मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद है कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं और बीजेपी के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के। कैलाश जी, सवाल बहुत सीधा है। शीतलकुची में जो कुछ हुआ, दिनाजपुर में जो कुछ हुआ, वो हमारे समक्ष है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि सीआरपीएफ ने मार दिया। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि खून लग गया है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में और इलेक्शन कमीशन के हाथों में। शीतलकुची में जो कुछ हुआ और उसके बाद दिलीप घोष का बयान आया, ये लड़के बदमाशी कर रहे थे, अगर आगे भी कोई करेगा तो ऐसा ही होगा। मतलब क्या समझा जाए? कैलाश जी, देखिए, ऐसा है कि मैं ममता जी के उस बयान की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ के लोग यहाँ पर अगर आते हैं गांव में तो उन्हें घुसने मत दीजिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो आपको वापस आपके गांव से निकल जाए। ये सब बयान के वीडियो हैं और जो आप लोगों ने भी चलाए हैं। जब किसी प्रदेश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता को ये कहे कि सीआरपीएफ को गांव के अंदर घुसने मत दो, तो फिर गांव की जनता उनकी बात ना कर इस प्रकार की हरकत करे और इस प्रकार की घटना हो जाए, उसके बाद जिम्मेदार वो केंद्र की उसने गलत किया, अमित शाह जी ने गलत किया। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं दूसरी घटना और याद दिलाना चाहता हूँ। अभी आपने बताया नड्डा जी की गाड़ी पे हमला हुआ, मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। हमले के बाद जो बयान था मुख्यमंत्री का, मैं समझ रहा था कि आज मुख्यमंत्री शायद कहेगी कि अच्छा नहीं हुआ, पर उन्होंने कहा भाई नड्डा चड्डा फड्डा यहाँ पर क्या काम है, क्यों आते हैं यहाँ पर, ये क्यों आना चाहिए इनको यहाँ पर। ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं, उन्होंने उसकी निंदा नहीं की, उनके ऊपर हमले की निंदा नहीं की। मतलब आप इस प्रकार के कृत्य को यदि आप प्रमोट करेंगे, इस प्रकार प्रवोक करेंगे लोगों को और इस प्रकार की हिंसा की घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी सीधी ममता जी की। ममता जी, अगर शीतलकुची की घटना हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार ममता जी है। यदि एक एसएचओ मारा गया है तो उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदार ममता जी है। क्योंकि हिंसा को प्रमोट करना, यदि कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयान दे
मैं समझता हूँ कि बहुत शर्मनाक है और इसी से घबरा कर लोग ममता जी को विदाई देना चाहते हैं 2 मई। नहीं देखिए, वो दावे से कह रहा हूं। देखिए निश्चित तौर पर ये चुनाव है और ये लोकतंत्र का पर्व होता है। जनता जिसको चुनेगी वो 2 मई को रहेगा, जिसको नहीं चुनेगी वो नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण इस समय ये जो शीतलकुची में जो कुछ हुआ या फिर दिनाजपुर में जो कुछ हुआ, शीतलकुची में आरोप ये लग रहा है कि उनके वोटरों को वोट डालने के लिए रोका जा रहा था। उसके बाद वहां पर गोली चलाई गई और गोली चलने से वहां पर एक समुदाय के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या आप, और ये ममता बनर्जी का आरोप है कि लोगों को डराने के लिए है, और दिलीप घोष जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसको आप कैसे लेते हैं? क्योंकि दिलीप घोष कह रहे हैं कि देखिए शीतलकुची में जो हुआ वो लड़के बदमाशी कर रहे थे, अगर आगे भी ऐसा कोई करेगा तो ऐसा ही होगा। हालांकि ये बात सत्य है कि सीआरपीएफ के हथियार छीनने की कोशिश हुई, वो बात अलग है, लेकिन इसको आप कैसे जोड़ते हैं? दिलीप घोष का बयान भी, आपके अध्यक्ष है बंगाल के। बात है कि आपने भी कहा कि 4 अल्पसंख्यक कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। मैं उसके दुख प्रकट करता हूँ, किसी की भी मौत हो ठीक नहीं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। पर आपने ये नहीं बताया कि उसके पहले आनंद बर्मन की भी हत्या हुई। आनंद बर्मन की हत्या किसने की, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। वो दलित है, वो राजवंशी समाज का है, उसके खिलाफ वो भले मर जाए तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं। न ममता जी ने बोला, न उसको मीडिया जगत में उसको स्थान मिल रहा है, पर क्योंकि वो दलित है, बेचारा राजवंशी समाज का है। तो एक गरीब आदमी की मौत हो जाए तो कुछ नहीं, एक अल्पसंख्यक की मौत हो जाए तो उसके ऊपर चर्चा होती है। मुझे बहुत दुख होता है कि जो इस प्रकार डिवीजन होता है। एक गरीब आदमी वोट डालने जा रहा है, उसकी नहीं, गलत है। हमने तो देखिए कैलाश जी, हमने तो दोनों को कवर किया। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कूच बिहार की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ममता का मास्टर प्लान का हिस्सा बताया, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है ये नरसंहार है। जो शीतलकुची में हुआ, पीएम कह रहे हैं ममता बनर्जी का ही मास्टर प्लान है सब कुछ। आपने ही आपके टीवी पे ममता जी का बयान दिखाया जिसमें वो सीआरपीएफ के जी बिल्कुल बोला उन्होंने, उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले 2 दिन पहले आपने दिखाया ममता जी का बयान जी। और वो सीआरपी के सेंट्रल फोर्स के खिलाफ बयान दे रही है, जनता को भड़का रही है। आप क्या उसको ठीक मानेंगे? किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि सीआरपीएफ के खिलाफ बयान दे और जनता को भड़काए और उसके बाद इस प्रकार की घटना हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिम्मेदार मुख्यमंत्री है भाई। मुख्यमंत्री के भड़काने के कारण लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं और घटना और दुर्घटनाओं को उसके अंदर 4 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए, और ये उत्तेजना फैलाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, मतदान जब से चालू हुआ उसके बाद नंदीग्राम में जिस दिन मतदान हुआ और उसमें लग गया ममता जी हार रही है, उसके बाद से उनका बयान देखिए, उसके पहले का बयान देखिए, उसके बाद के बयान देखिए, एकदम फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा अच्छा, है। एक बात बताइए, दिनाजपुर में जो घटना हुई है जिसमें एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या कर दी गई है, उनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया है, क्या आपको लगता है समस्या गंभीर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर? मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मैंने तो बम की आवाज सुनी है, गोलियों की आवाज सुनी है, पत्थर खाते हुए देखा है, गाड़ी के ऊपर बम मैंने देखे हैं, और इसलिए हिंसा और बंगाल का चोली दामन का रिश्ता है। हिंसा की राजनीति और बंगाल का 4 दशकों से चोली दामन का रिश्ता है, और इसीलिए प्रदेश की जनता हिंसा की राजनीति समाप्त करना चाहती है। जो परिवर्तन दिख रहा है आपको, ये जो बंगाल के अंदर एक नया प्रकार का एक वोटर बाहर निकलकर एग्रेसिव वोटिंग कर रहा है, उसका कारण यही कि वो बंगाल से हिंसा की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं। और ये जो क्लब हाउस का पूरा मामला सामने आया है जिसके अंदर जो ममता बनर्जी के पॉलिटिकल एडवाइजर, इलेक्शन एडवाइजर, उनको जो कह लीजिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर है, लेकिन वो बाहर निकल के ये भी कह रहे हैं कि मेरी पूरी चैट नहीं दिखाई जा रही। मैं कह रहा हूं कि ममता जीत रही हैं और अभी भी मैं रिटायर हो जाऊंगा अगर बीजेपी की 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। आप क्या कहते हैं कैलाश जी? आप चुनाव के प्रभारी हैं इस समय। कैलाश जी, मुझे लगता है आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, आई कैन हियर यू वेल। जी, लगता है संपर्क टूट गया है कैलाश विजयवर्गीय से। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस समय मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से राकेश सिन्हा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता जेडीयू के हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं मेरे साथ इस चर्चा में, कांग्रेस के स्टार प्रचारक नेता तौसीफ खान है टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं तौसीफ खान,
आपका रुख करता हूं और सवाल बहुत सीधा है। तौसीफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है या आप सवाल पूछने से पहले ही बोल रहे हैं? तौसीफ, तौसीफ, कैन यू हियर मी? तौसीफ, तौसीफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, लगता है तौसीफ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कुछ शीतलकुची में हुआ, जो कुछ दिनाजपुर में हुआ, क्या आपको लगता नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है? और आज प्रधानमंत्री ने बोला कि ममता बनर्जी के मास्टर प्लान का हिस्सा है जो कुछ शीतलकुची में हुआ, जो कुछ कूच बिहार में हुआ। दिनाजपुर में सरेआम एक एसएचओ जो अपना फर्ज निभाने जाता है उसे मार दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की सियासत में रक्त चरित्र। अमीश देवगन जी, देश के किसी भी हिस्से में, चाहे वो चुनाव के दौरान हो चाहे वो चुनाव के अलावा हो, हिंसा की अनुमति, हिंसा की इजाज़त, वायलेंस की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जो भी बंगाल के चुनावों के दौर में और ये जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो किसी भी भाग में घटी हों, ये बहुत दुखद हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लोकतंत्र के लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजनीति करने वाले लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। जो कोई मरता है वो इस देश का बच्चा मरता है, किसी की माँ का बेटा है, वो किसी की बहन का भाई है, किसी का पिता है, लेकिन हम लोग उसको राजनीतिक चश्मे से राजनीतिक नहीं, आप तो कंडेम भी नहीं ठीक से कर रहे कि हाँ पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, आप कह रहे देश के किसी भी हिस्से में, देश का कोई भी हिस्सा नहीं है, देश का हिस्सा बंगाल है, इलाका स्पष्ट है, इलाका दिनाजपुर है। अब बताइए क्या कहिएगा? दिनाजपुर में हो या किसी और हिस्से में हो, मैंने तो सबसे पहले यही कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के माथे पे कलंक है। जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस का सवाल है, जहां तक पुलिस के जवानों का सवाल है, वो देश की सेवा में लगे हैं, जनता की सेवा में लगे हैं। हमारी फोर्सेस का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, हमारी फोर्सेस पे हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्वार्थों में, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस हिंसा का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं ये खुले दिल से कह रहा हूं। घेरिएगा, प्रदेश की मुख्यमंत्री कह रही हो कि सेंट्रल फोर्सेस का घेराव करिएगा और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। देखिए, अगर सेंट्रल फोर्सेस ने गोली चलाई है, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है और मरने वाले जो वहां बंगाल के लोग हैं उनके घरों में भी उनके चिरागों को बुझाया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, किस राजनीतिक बड़ी खबर आ रही है। सुजाता मंडल खान, जिन्होंने बयान दिया था, कुछ स्वभाव से भिखारी होते हैं तो कुछ परिस्थितियों के कारण अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं, इसके खिलाफ बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बंगाल के अंदर दलितों पर टिप्पणी का यह मामला है और बीजेपी ने इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करी है। बीजेपी के नेता इलेक्शन कमीशन के द्वार भी पहुंचे इसको लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर बयान दिया है कि यह दलितों का अपमान पाप के समान है जो टीएमसी कर रही है। दीदी की यह बड़ी भूल है जो वो दलितों का अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर टिप्पणी करी है। पीएम का ममता बनर्जी पर निशाना है। बंगाल की सियासत में यह नया मोड़ भी हम इसको कह सकते हैं। अभी कई राउंड के चुनाव पड़े हुए हैं, लेकिन सुजाता मंडल का जो बयान है टीएमसी नेत्री का, वो बयान बड़ा है। दीदी ने बड़ी भूल कर दी है, यह कहा है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी के नेता इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे हैं। इस समय की ब्रेकिंग ये स्टोरी है और बीजेपी इस पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बीजेपी ने अब स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री भी आज इसमें बोले हैं। तौसीफ खान मेरे साथ है। तौसीफ खान, दिनाजपुर और अब सुजाता मंडल का यह बयान जिसमें वो अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी बता रही है, क्या आपको लगता है वाकई ये चुनावों में आपके लिए मुश्किल दौर आ गया है? देखिए, सुजाता मंडल ने आज मीडिया से बात करते हुए कई दफा इस बात को रिपीट किया है कि ये उस तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया है। उनके बातों को तोड़ मरोड़ करके मीडिया वाले, बीजेपी वाले क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है तौसीफ उनका ये बयान।
तो उसके बाद ही उनका ये बयान आया है। मैंने आज सुना है, आज से 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले मैंने सुना है, उन्होंने कहा है टीवी पे दूसरे चैनल पे कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया में चलाया जाता है, क्योंकि वो खुद एक शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की लड़की है, महिला है, और वो इस तरह का इस बयान में तौसीफ वो नहीं कह सकती। तौसीफ, अब आप मुझे बताइए, इस बयान को मीडिया कैसे तोड़ मरोड़ को पेश करेगा? कुछ स्वभाव से भिखारी होते हैं तो कुछ परिस्थितियों के कारण अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। अब इसको कोई कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, बताइए? ये जो बोला है वो दिख रहा है। नहीं, देखिए, अनुसूचित जाति की महिला खुद हैं, पर बोला है ना, बयान दिया है ना, टीएमसी के नेता ने बयान दिया है ना दलितों के बारे में। उनका खुद का बयान है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बयान तो दिया गया है। अभी आप पहले एक चैनल में उन्होंने खुद कहा है ये बात। देखिए, हर व्यक्ति जिससे गुनाह हो जाता है, जो व्यक्ति गुनाह कर देता है, वो मानता थोड़ी है कि मैंने गुनाह किया है। नहीं, लेकिन जो बयान दिया गया वो आपके सामने है। आप कह रहे हैं कि सुजाता मंडल ने ऐसा बयान दिया, सुजाता मंडल कह रही कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। नहीं, सुजाता मंडल का ये बयान है। अच्छा ठीक है, मैं राकेश सिन्हा का रुख कर लेता हूं, मैं डॉक्टर अजय आलोक का रुख कर लेता हूं। एक सेकेंड, राकेश सिन्हा, देखिए बंगाल के अंदर दिनाजपुर में, क्योंकि आप दोनों बिहार से भी संपर्क रखते हैं, राकेश सिन्हा खुद बिहार से आते हैं, डॉक्टर अजय आलोक भी बिहार में ही अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। दिनाजपुर में जो घटना हुई और अभी जो सुजाता मंडल ने बोला, हालांकि वो उसको बाद में वो कह रही है कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था जैसा तौसीफ कह रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, एक तो इस पर माफी मांगने की जगह है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में मैंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना आज तक जब दलितों को इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। पूरे दलित समाज को कहना कि स्वभाव से भिखारी होते हैं, यदि दलित समाज भिखारी है तो मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी को अविलंब, यदि वो सुजाता को पार्टी से नहीं निकालती हैं, माफी नहीं मांगती, तो मैं मानता हूं कि तृणमूल कांग्रेस की यह उनकी सोची समझी रणनीति है दलितों को अपमानित करने की, प्रताड़ित करने की, गैर दलित वोट और दलित वोट के बीच में एक ध्रुवीकरण कराने की। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए जो घटना घटी अश्विनी कुमार जी के साथ, एक एसएचओ थे, वो एक मोटरसाइकिल को खोजने के लिए गए थे, अपने कानून अपने दायित्व का निर्वाह करने वो व्यक्ति गया, और जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैंने कम से कम आपके साथ 1 दर्जन डिबेट किया, जिस डिबेट में लिंचिंग के ऊपर डिबेट था, बड़े बड़े लोग आते थे, लिंचिंग पर बड़े बड़े भाषण करते थे, और प्रियंका गांधी, यहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं या कांग्रेस पार्टी के समर्थक बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने 2017 के पहलू खां की घटना पर 2019 तक ट्वीट किया, जिसके कारण न्यायालय से उनको नोटिस मिली। आज प्रियंका गांधी से लेके हर्ष मंदर बहुत बड़े एक्टिविस्ट बनते थे, हर लिंचिंग के इशू को सांप्रदायिक रंग देते थे। आज तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मॉब लिंचिंग पर चुप क्यों हैं? बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट क्यों नहीं किया, सीताराम येचुरी ने इस पर ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या मॉब लिंचिंग को भी हम सिलेक्टिव तरीके से देखेंगे? क्योंकि अश्विनी कुमार का धर्म कुछ और है, इसलिए अश्विनी कुमार की मॉब लिंचिंग नहीं है। आज मॉब लिंचिंग के साथ साथ सेकुलरिज्म की लिंचिंग हुई है, संविधान की लिंचिंग हुई है। एक वर्दी वाले पुलिस के साथ जो लिंचिंग पर जो चुप्पी है, वह चुप्पी एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट अनसेड स्क्रिप्ट है कि आप यदि हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, चाहे आप पुलिस में हो या पुलिस से बाहर हो, तो आपकी लिंचिंग को लिंचिंग नहीं माना जाएगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। ठीक है राकेश, तौसीफ खान कुछ कहना चाहते हैं, तौसीफ खान को 40 सेकंड सुन लीजिए। एक अंतिम बात, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर दूं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर ममता बनर्जी तक ने, एक मैं पूरा कर लूं सेंटेंस, क्यों ले रहे हैं आप? मैं पूरा कर लूं सेंटेंस, मैं पूरा कर लूं सेंटेंस। अब ये टाइम मुझे दिया गया है, मैं बोलता हूं। नहीं, इतना बड़ा मैं एक बार एक सेंटेंस पूरा कर लूं। देखिए, बर्बरता की राजनीति नहीं चल सकती है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बर्बरताकरण कर दिया, पूरी राजनीति का बर्बरताकरण कर दिया है, और आप उसको छिपा रहे हैं, आप दलितों के अपमान पर छिपा रहे हैं। आपको तो माफी मांगनी चाहिए यहाँ बैठकर। यदि मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो मैं आज टीवी चैनल पर बैठकर माफी मांगता, चाहे पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करती। आप में हिम्मत है, नैतिक साहस है, तो आप माफी मांगिए। आप माफी मांगिए सुजाता मंडल के बयान के लिए। आप लिपापोती कर रहे हैं बैठकर। हिंदुस्तान में दलित समाज का इतना बड़ा अपमान स्वतंत्रता के बाद किसी राजनीतिक दल ने करने की साहस नहीं की है, किसी राजनेता ने साहस नहीं की है, और मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई। दलित समाज का अपमान तो बीजेपी ने किया था,
जब देश के राष्ट्रपति को मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया था और निकलने के बाद उनको जो है साफ कराया गया। तो छोड़िए इस बातों को, आप मत बात कीजिए। सुजाता मंडल को उसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के वर्कर ने मारा, बीजेपी के ब्राह्मणवाद वर्कर ने मारा, क्योंकि सुजाता मंडल एक जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? सवाल है दलितों के अपमान पर तृणमूल कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया? क्या माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं? सीधा मेरा सवाल है, माफी मांगे या नहीं मांगते हैं? ये दलितों का अपमान नहीं है, देश के 130 करोड़ जनता का अपमान है। दलित समाज को 130 करोड़ जनता को आइडेंटिफाई करके देखता हूँ। यार ऐसे बीच में बोलने अच्छा नहीं लगता ना, दोनों लोग बात करेंगे ये बड़ा चीप हो जाता है, ऐसा चीप डिबेट अच्छा नहीं लगता। उनको मौका दिया गया, वो अपना वक्त पे बोले, मुझे मौका दिया गया मैं बोलूंगा, मेरे बोलने के वक्त में वो बीच में आकर के आप क्या उलझन बात करने के लिए बैठ गए हैं? आज ये भाषण का समय नहीं है। आज मैं साधारणतः हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, आज भाषण देने का समय नहीं है। आप भाषण मत दीजिए यहाँ पर, आप सीधे कहिए दलितों के अपमान पर आप क्या स्टैंड ले रहे हैं? आप सुजाता मंडल को जस्टिफाई कर रहे हैं? दलित समाज के साथ अपमान होगा। ठीक है राकेश जी, आपने एक पॉइंटेड सवाल पूछा है, जवाब ले लेते हैं। राकेश जी एक सेकंड, ओके बोलिए तौसीफ खान। देखिए, ये जब देश के राष्ट्रपति को मंदिर के अंदर में जाने नहीं दिया गया इस वजह से कि वो एक दलित समाज से बिलोंग करते, वो बहुत बड़ा अपमान हुआ था जो बीजेपी ने किया था। सुजाता मंडल को उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके चुनाव वाले दिन में डंडे से मारा गया था, इसलिए क्योंकि वो एक दलित समाज की महिला है। और कौन मारने वाला है? बीजेपी के वर्कर जो अपने आप को ब्राह्मणवाद करते हैं। तो देखिए, ये जात पात में इस तरह चीज को तो हमारा संविधान खत्म कर चुका है। हमारा संविधान कहता है कि ऐसे जात पात के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस बात है कि बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको भेदभाव को जिंदा रखते हैं। आज देखिए, शीतल कुची में कूच बिहार में 5 परिवार को जो है मार दिया गया। वो जो एक बंदे को मारा गया ना, एक लड़के को, वो एक अकेला लड़का नहीं मरा, उसके साथ उसका पूरा परिवार मर गया। वो 5 लोग निहत्थे थे। सेंट्रल पुलिस के पास में हथियार था और सेंट्रल पुलिस का हथियार कौन छीन रहा था? सेंट्रल एजेंसीज का हथियार कौन छीन रहा था? सेंट्रल पुलिस का वो स्टेटमेंट है डिफेंस में, उन्होंने कोई वीडियो नहीं अब देखिए, ओके अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग, राकेश जी आप अपनी टर्न पे वेट करिए। हटाना है, अगर भीड़ को हटाना है तो सेंट्रल पुलिस पहले लाठीचार्ज करेगी, वाटर कैनन यूज करेगी, हवा में गोली चलाएगी, जरूरत पड़ा तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ सेंट्रल फोर्सेस के एक जवान की जिसके होठ कटे हुए हैं यहाँ तक उसके होठ कटे हुए हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें सेंट्रल फोर्सेस के एक जवान की यहाँ तक उसके होठ कटे हुए हैं। सेंट्रल फोर्सेस की बंदूकें छीनी जाए, सेंट्रल फोर्सेस को मारने की कोशिश और सेंट्रल फोर्सेस कार्रवाई ना करे, वो हाथ जोड़े आगे आकर। ये झूठ बातें नहीं, देखिए अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो जांच से पता लगेगा। लेकिन आपने जांच ऑन द स्पॉट कर दी है। शीतल कुची में आपकी जांच ऑन द स्पॉट होगी। दिनाजपुर में अभी तक आपकी जांच कंप्लीट नहीं हुई है। दिनाजपुर में पुलिस वाला मर चुका है, दिनाजपुर में पुलिस वाला शहीद हो चुका है, उसकी मां जा चुकी है, लेकिन वहां आपकी जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तौसीफ खान, इसी बहस के अंदर दो विषय हैं। मैं डॉक्टर अजय आलोक को लेकर आता हूं। अजय आलोक, शीतल कुची में तो टीएमसी की जांच कंप्लीट हो गई, ठीक है तौसीफ, मैंने आपकी बात को सुना। अब आप डॉक्टर अजय आलोक को आने दीजिए। शीतल कुची में तो टीएमसी की जांच कंप्लीट है, सेंट्रल फोर्सेस का दोष है और 4 लड़कों को मार दिया गया, वो निहत्थे थे, उन पर गोली चला दी गई। लेकिन दिनाजपुर के अंदर जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अश्विनी कुमार के शव को जला दिया गया है, उनकी माता जी का भी देहांत हो गया है, लेकिन जांच वहां पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अमीश, मैं तौसीफ भाई से बस एक बात पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो शहीद अश्विनी जी के परिवार को इस दुख की घड़ी में हम लोग सबको उनके साथ खड़े हैं। जो हुआ एक बहुत कायराना पूर्व हरकत थी। मैं तौसीफ भाई से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। तौसीफ भाई, आपकी बंगाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, जरा तीनों के नाम बताएंगे नेशनल टीवी चैनल पे? नाम बताएंगे तौसीफ भाई? तौसीफ, आपसे पूछा जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे, वो नहीं बोलेंगे, वो नाम नहीं लेंगे। देखिए, ये होती है तुष्टीकरण।
मस्जिद से 3 बजे रात में लाउडस्पीकर पे घोषणा करके वो मॉब लिंचिंग नहीं की गई थी, ये प्लान्ड मर्डर किया गया था कि बाहर से गुंडे आए हुए हैं। बंगाल पुलिस से रीइंफोर्समेंट मांगी गई थी, प्रोटोकॉल के तहत बिहार पुलिस इन्फॉर्म करके गई थी। बंगाल पुलिस का एक आदमी मौजूद नहीं था। बंगाल पुलिस के लोगों ने वहां सूचना कर दी कि बिहार पुलिस के लोग आ रहे हैं उठाने के लिए, तो मस्जिद से 2:30 बजे रात में घोषणा की गई कि हाँ आ जाओ, इकट्ठा हो। यह प्लान्ड मॉब लिंचिंग नहीं, ये मर्डर था, प्लान्ड। और तौसीफ खान की हिम्मत देखिए कि उन दंगाइयों, उन हत्यारों को सजा दिलवाने की जगह कह रहे हैं जांच चल रही है, उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। इसको कहते हैं विशुद्ध तुष्टीकरण। मुझे इनको नाम अभी भी नाम नहीं ले रहे हैं। जरा बोलिए, अगर वो तीनों का नाम ले लेंगे जिसको इन्हीं की बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मैं मान जाऊंगा कि नहीं, ये तुष्टीकरण नहीं करते हैं। सुनिए, मैं आलोक जी को रोकना चाहूंगा। अमीश जी, मैं आलोक जी को रोक करके 10 सेकंड की एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने जो बात बोला है, सेंट्रल फोर्सेस की जो बयान है, अरे आप तीनों का नाम लीजिए ना, जो को आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये उस थानेदार की हत्या के आरोप में, मॉब को भड़काने के आरोप में बंगाल पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तीनों का नाम लीजिए नेशनल टीवी पे, सुना कीजिए। नाम लीजिए। आप टीवी पे आते हो, ऐसे चले आते हो, सुन लिया कीजिए कि मैं किस विषय पे कह रहा हूँ। शीतलकुची के ऊपर में मैंने कहा कि सीआरपीएफ द्वारा दिए हुए बयान के उनसे हथियार छीनने की कोशिश की गई है। अलग घटना। मैं सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अभी आपकी मानसिकता की। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे शहीद थानाध्यक्ष को मार दिया गया, मर्डर किया गया। आप अपना ऑडियो भी ठीक करिए, का नाम आप नहीं ले रहे। तौसीफ आप अपना ऑडियो भी ठीक करिए। मेरे लोग को सुन लीजिए, चलिए एक मिनट, आप अपना ऑडियो भी ठीक करिए। तौसीफ करते हैं क्योंकि ये आपकी विचारधारा है, यही बात तुम कह रहे हैं। अगर साबित अपने आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं तो तीनों का नाम लीजिए। किसने मारा थानेदार को? बोलिए बोलिए तौसीफ खान, थानेदार को किसने मारा? अश्विनी कुमार जी को किसने शहीद करा, बताइए। अश्विनी कुमार जी का मामला दूसरा है और दोनों मिले हुए हैं। दूसरा है, 2 मामला है, ये दोनों को मिक्स नाम नहीं लेंगे। अरे नाम ले दीजिए ना, किसने मारा नाम लीजिए आप। दिनाजपुर में किसने मारा? 5 वोटर, जो वोटर आए थे, लाइन में खड़े थे वोट देने के लिए शीतलकुची में, उनकी मार करके हत्या कर दी गई है सेंट्रल पुलिस के द्वारा। ये अलग विषय है, ये इनको बताइए, उनको तो मालूम ही नहीं है। मैं तो उस पे कह रहा हूं कि सेंट्रल फोर्स के जो बयान है उनका कहना है अपने डिफेंस में कि उनसे हथियार छीनने की कोशिश की गई थी। अरे वो दिनाजपुर की घटना के बारे में बात कर रहे हैं आप, शीतलकुची भी बात करना चाहते हैं। बिहार पुलिस के थानेदार की बात कर रहा हूँ, ये आपके समझ में नहीं आ रहा है इतनी देर से। देखिए मुझे लगता है आपकी बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 लोगों को, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आपकी बंगाल पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया उन तीनों का नाम लीजिए। क्यों नहीं नाम ले रहे हैं आप? अरे इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दिया भाई। आप कहां, कौन सी दुनिया में? इलेक्शन कमीशन तो सपोर्ट कर रही है, बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल पुलिस हम ये बोल रहे हैं इमली, ये होता है तुष्टीकरण। अमित देवगन अपने स्क्रीन पे देखिए, तुष्टीकरण इसको कहते हैं, तुष्टीकरण का कहना है। और ये जांच आप उम्मीद करते हैं, इनसे आप उम्मीद करते हैं कि आपसे बहस करेंगे? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबीआई के अधिकारियों को एक रूम में बंद करके अपने कमिश्नर को बचाने के लिए खुद रोड पे बैठ जाए धरने पे, उससे आप उम्मीद करेंगे कि वो न्याय करेगी? जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता हो सीआरपीएफ को घेर लो, बीएसएफ को घेर लो, और मॉब अटैक कर देता है और अपने बचाव में सीआरपीएफ गोली चलाती है, 4 लोग मर जाते हैं, तो उसको कहते हैं हत्या कर दी। ये इनकी इज्जत है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, जो हमारे देश के लिए कुर्बान होते हैं, उनको ये हत्यारा बोलते हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि आप इनसे डिबेट करोगे? ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। शीतलकुची का मानसिक रूप से दिवालिया लोग, इनसे डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। सत्ता के घमंड में ये चूर हो गए हैं। नहीं, वो प्रशांत किशोर ने तो माना है, प्रशांत किशोर ने अपनी जो क्लब हाउस चैट है उसमें माना कि 20 साल से लेफ्ट हो, टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो, ये तुष्टीकरण की सियासत ही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने माना अपनी जो व्हाट्सएप, अपनी जो क्लब हाउस चैट्स जो लीक हुई है सिलेक्टिव जर्नलिस्ट के साथ, उसमें क्लियर कट माना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 1 घंटे का ऑडियो क्लिप है, 1 घंटे का ऑडियो क्लिप में ये है कि नहीं है? तौसीफ खान बताओ, तौसीफ खान जी बताओ, 1 घंटे के ऑडियो क्लिप में ये है कि नहीं है कि बोला गया कि 20 साल से तुष्टीकरण हो रहा है वहां पर? और 20 साल से तुष्टीकरण का जवाब है जो बीजेपी का इतना बड़ा राइज हो गया बंगाल के अंदर, उसके अंदर बोला गया नहीं बोला गया कि 20 साल से सिर्फ मुस्लिम परस्त सियासत करी गई है? ये बोला गया नहीं बोला गया उस ऑडियो क्लिप के अंदर? उस 1 घंटे के ऑडियो क्लिप के अंदर बोला नहीं बोला गया? बताइए आप।
उस ऑडियो क्लिप में देखिए तौसीफ 20 साल से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिसमें लेफ्ट, जिसमें कांग्रेस, जिसमें टीएमसी शामिल है। बोला नहीं बोला उन्होंने ये बात? अगर नहीं बोला तो बताइए। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन है, आप 2 मिनट तक चला रहे हैं। उस 1 घंटे में ये बोला कि नहीं बोला? नहीं तो सिर्फ ऐसे नहीं, तो सिर्फ उस 1 घंटे में ये बोला कि नहीं बोला? तो सिर्फ उस 1 घंटे में ये बोला कि नहीं बोला? वो आपकी बात को माना, आपकी बात को माना जी कि 1 घंटे की कन्वर्सेशन है, लेकिन उस 1 घंटे में ये बोला कि नहीं बोला? अरे वो तो हर चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए ना। आप बताइए बोला कि नहीं बोला? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि बीजेपी 100 सीट अगर क्रॉस करेगी तो वो अपना काम छोड़ देंगे। अच्छा, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी 20 साल से तुष्टीकरण की बात बोली कि नहीं बोली? को एडवाइस स्ट्रेटेजीज नहीं बनेंगे। अगर बीजेपी बंगाल में 100 से ज्यादा सीट अगर जीतती है, अच्छा, वो तो मान रहे हैं आप, कहा है कि वो अपना काम छोड़ देंगे। अच्छा, बताइए उन्होंने कहावत है, चिट भी मेरी पट भी मेरी, और अंटा भी मैं अपने पास ही रखना चाहता हूं। उनको बुला लीजिए तो उनको बुला लीजिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, ये मान रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 20 साल से हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस कर रही है, वो नहीं मान रहे हैं। अजय, डॉक्टर अजय लोक, 30 सेकंड रिबटल ऑन प्रशांत किशोर। जेडीयू में थे पहले, तो आपके तो मित्र भी होंगे। देखिए, प्रशांत किशोर एक कमोडिटी है, अपने आप को सेल करते हैं। सेल करने के चक्कर में इधर उधर पार्टियों का काम करते रहते हैं। अब टीएमसी में सेल कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी लोएस्ट वेब पे पहुंच चुकी है। कांग्रेस यूपी में क्या हुआ 2 लड़कों का, अब वो जानते हैं कि टीएमसी में काम कर रहे हैं। अब टीएमसी में अगर अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं मिला तो अगला काम कौन देगा? कैप्टन साहब ने अभी अपना सलाहकार बनाया है, कहीं कैप्टन साहब फायर नहीं कर दें। तो प्रशांत किशोर की बातों को सीरियसली नहीं लेना है। प्रशांत किशोर तो इनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ममता दीदी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं इनके। तो प्रशांत किशोर की कुछ बातों को ये भी सही मानते हैं, बाकी बातों को भूल जाते हैं। इनको तो सेलेक्टिव पिकअप एंड चूज करने की आदत है ना। अब प्रशांत किशोर ने शायद कहा होगा कि तुष्टीकरण पूरा जोर जोर से करो, ST SC वोट तो आपको दे ही नहीं रहा है। वो तो खुद उस टेप कॉन्वर्सेशन में कह रहे हैं कि SC ST का वोट 90% बीजेपी को जा रहा है, इसलिए SC ST का अपमान करो, तुष्टीकरण को और बढ़ावा दो, इसलिए वर्दीधारियों को मार दो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मारते रहो। ये सब ठीक है, ये सब रणनीति है टीएमसी की। ऐसी ही रणनीति पे चलते रही है, बहुत कल्याण करेंगे आप बंगाल का। अभी तक आपने उन तीनों का नाम नहीं लिया तौसीफ जी, मैं यही देख रहा हूं तब से। आप दाएं बाएं गोल गोल घूम रहे हो, लेकिन एक वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर की हत्या की गई मस्जिद से अजान के समय लाउडस्पीकर पे आवाज देके। उन 3 क्रिमिनल्स को आपकी वेस्ट बंगाल पुलिस ने पकड़ा। आप तीनों का नहीं, ये आप दूसरी घटना की बात कर रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, बात कर रहे हैं, इसका वीडियो दिखाइए। ये जो अभी आपने बात किया है इसका आप वीडियो दिखाइए। जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस ने कहा कि हमसे हथियार छीना गया है, सेंट्रल फोर्सेस को भी ये बात को साबित करना होगा। और आप जो अभी ये बात कह रहे हैं, ये आप इस बात की वीडियो दिखाइए, कोई सबूत वगैरह है तो दिखाइए। आप नाम लीजिए ना पहले, 3 को किसको बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप नाम ले लीजिए ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे नाम लीजिए। आप 5 लोग जिसको गोली करके मारा गया उनका भी नाम ले लीजिए। सेंट्रल फोर्सेस ने जिसको गोली करके मारा है, आप नाम ले लीजिए। दिलीप, अरे आप नाम लीजिए ना। हाँ, जिनको गोली मारा गया उनका ही नाम लीजिए। चलिए, शीतल कुची वाला इंसिडेंट दोबारा गोली मारा गया उन्हीं का नाम ले लीजिए। चलिए, नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, नाम लीजिए। नाम लेने में क्या परेशानी है आपको? वोट खराब हो जाएगा। अरे आपको लगता है कि आप खराब हो जाता है ना तौसीफ जी? आप अभी बोल रहे कि प्रशांत किशोर को सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो प्रशांत किशोर के ऊपर में बहस ही क्यों कर रहे? के बोलिए ना, नाम लेने से वोट खराब हो जाता है। आप बहस क्यों कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण होगा? मत लीजिए सीरियसली। आप तो अपनी बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं। आपको अगर प्रशांत किशोर ने कहा कि 100 से 80 सीट बंगाल में नहीं आएगी, आप कह रहे हैं कि उसको सीरियसली मत लीजिए। उनको वही पार्टी का टॉप नेता बनाया हुआ है, इंटरव्यू उनके हो रहे, वीडियो क्लिप उनका लीक कर रहा है। ममता दीदी कुछ बोलती नहीं, आप कुछ बोलते नहीं हो। आप प्रशांत किशोर को हम लोग कहाँ सीरियसली लेते हैं? हमने तो अपने पार्टी से निकाल दिया उनको। बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया है। बड़ी खबर आ रही है, कल प्रचार ममता बनर्जी नहीं कर पाएंगी। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। पूरी खबर क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने यह रोक लगाई है, लेकिन ये किसके
कौन से उनके बयान पर रोक लगाई गई है, कौन सी घटना पर रोक लगाई गई है, वो भी पता लगाना होगा। लेकिन कल प्रचार नहीं कर पाएंगी ममता बनर्जी, इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। मैं सीधा रुख करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, लगातार बिहार से खबरें आ रही हैं, शीतलकुची हो या फिर दिनाजपुर हो, सुजाता मंडल टीएमसी की नेता ने जो बयान दिया, टीएमसी की बड़ी नेता है जिन्होंने ये बयान दिया है एसटी/एससी को लेकर, अनुसूचित जाति को लेकर, क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर भी कर रहे थे और कांग्रेस पे भी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने भी पिछले 20-22 साल में यही करा है, और यही कारण है कि आप फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन में है बंगाल में, अजमल के साथ असम में और मुस्लिम लीग के साथ केरल में। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम अकेले क्या कर पाएंगे जब फुरफुरा शरीफ ही साथ में है? तो उत्तर प्रदेश में क्या जवाब देंगे जनता के बीच में? अमीश जी आचार्य जी, अमीश जी, आपके 2-3 सवाल है। पहला तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि जवान पुलिस का हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, देश की सेवा में रहता है, उस पर हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अश्वनी कुमार जी को श्रद्धांजलि देता हूं। किसी भी पुलिस के जवान पे, पुलिस के अधिकारी पे या ड्यूटी के समय वर्दीधारी पे हमला करना, ये देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है और राज्य सरकार के लिए भी शर्म की बात है। लेकिन ये जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या होती है उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर में, तब ये सवाल भी उठना चाहिए ना, तब ये उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी शर्म की बात होती है। मगर दिक्कत यह है कि जहां से वोट मिलता है उस हत्या को हम जस्टिफाइड कर देते हैं, जहां से वोट नहीं मिलता है उसको हम विरोध कर देते हैं। अब सवाल उठता है, एक सेकंड, कल रात 8 बजे तक रोक लगाई गई है ममता बनर्जी के ऊपर। कल रात 8 बजे तक ममता बनर्जी पर रोक लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला है। नीरज हमारे संवाददाता है, मैं सीधा उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूं। नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है नीरज इस समय लाइन पे नहीं है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, रात 8 बजे से रोक लागू होगी। आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक होगी ये रोक। बड़ी खबर है, ममता बनर्जी पर चुनाव प्रचार पे रोक लगा दी गई है। शायद हाल फिलहाल में पहली मुख्यमंत्री होगी जिनके चुनाव प्रचार पे रोक लगाई गई है। लेकिन मुझे ध्यान में आता है 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ हुआ था जिसमें योगी आदित्यनाथ पर रोक लगाई गई थी। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी पर रोक लगा दी गई है चुनाव प्रचार के लिए, उनके किसी बयान को लेकर। आचार्य जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। यस, करेक्ट। अमीश देवगन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंसा की कोई गुंजाइश लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हिंसा होने के बाद अगर बीजेपी को फायदा मिलता है तो उस हिंसा पे चुप हो जाते हैं। अगर दूसरी पार्टी को मिल रहा तो टीएमसी भी चुप हो रही है। मैं तो बड़े साफ तौर से कह रहा हूं, लोकतंत्र में हिंसा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने मुझे कहा कि ममता बताया कि ममता बनर्जी के उस पर रोक लग गई। अरे भाई, 24 घंटे को क्यों, 24 दिन पे रोक लगा दीजिएगा। एक अकेली ममता बनर्जी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है बंगाल के अंदर, तो उस पर आप रोक लगवाओ, उसको आप चुनाव प्रचार से रोक दो, हमला करवाओ, जो मर्जी कराओ, क्योंकि आपको लग रहा है किसी भी कीमत पे ममता बनर्जी को वहां से हटाना है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनी हुई चीफ मिनिस्टर है, देश का गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ये मानते हैं कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होते हुए वहां फोर्सेस पे हमला करा रही है, तो भाई उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करते? क्या आप इतने कमजोर गृह मंत्री हैं? क्या आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बीजेपी के केवल स्टार प्रचारक और नेता नहीं हैं, देश का प्राइम मिनिस्टर। अगर यह मानता है कि कोई स्टेट का मुख्यमंत्री अगर फोर्सेस पे हमला कराता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र करता है, तो क्या उसका चुनावी फायदा लेने के लिए सिर्फ यह कहा जाए कि ममता जी फोर्सेस पे हमला करने के लिए उकसा रही हैं? ममता बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। अगर प्रधानमंत्री मानते हैं कि ममता बनर्जी ने यह बोला कि नहीं बोला कि सेंट्रल फोर्सेस का घेराव करिए? आचार्य जी, ममता बनर्जी ने बोला कि नहीं बोला कि सेंट्रल फोर्सेस का घेराव करिए? राजनीति कर रहे हैं, लाशों की राजनीति हो रही है बंगाल में। राकेश सिन्हा लाशों की राजनीति कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री भी इसका फायदा उठाना। देखिए प्रमोद कृष्णन, लेट मी फिनिश, 10 सेकंड दीजिएगा। राकेश जी प्लीज 10 सेकंड। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, अगर प्रधानमंत्री को पता है कि एक मुख्यमंत्री दंगा करा रहा है, एक मुख्यमंत्री पैरामिलिट्री फोर्सेस पे हमला कर रहा है, तो बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता?
बर्खास्त करिए ममता बनर्जी को, लेकिन आप भी बर्खास्त नहीं करना चाहते क्योंकि आप भी चुनावों के लिए फायदा लेने के लिए लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कैसे बर्खास्त हो सकता है? ठीक है, फिर भी जवाब देंगे राकेश सिन्हा। बोलिए राकेश जी। देखिए, मैं एक जो मूल प्रश्न से हटकर दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बर्खास्त क्यों करें। ममता बनर्जी ने मॉब को इंसाइट किया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर हमला करने के लिए। प्रश्न उठता है, चुनाव आयोग के अधीन सब कुछ है, अभी प्रधानमंत्री गृह मंत्री के अधीन नहीं है, पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग के अधीन है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। ममता बनर्जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर यदि आक्रमण करती तो जायज था, वह तो लोकतंत्र और संविधान पर आक्रमण करें। जो पुलिस बल हमारी कानून व्यवस्था का कारण बनता, आंतरिक सुरक्षा का कारण बनता। अभी हमारे सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई है छत्तीसगढ़ में, और उस सीआरपीएफ के जवान पर यदि आप हमला कराएंगे। और दूसरी बात, तौसीफ खान और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से मेरा सवाल है कि अश्विनी कुमार के मॉब लिंचिंग पर आप इतने जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं। मैं जानता हूं निंदा आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हर्ष मंदिर से लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की आप निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? पहलू खान के जो मैं रोकना चाहूंगा ममता बनर्जी पे। इस समय की सबसे बड़ी स्टोरी यही है कि ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह बैन किस बयान को लेकर लगाया है, आइए सीधा रुख करते हैं नीरज का। नीरज, बैन लगाया गया है 24 घंटे का, आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक का। बैन किस विषय को लेकर लगाया गया है? देखिए अमीश, कोई एक विषय को लेकर बैन नहीं लगाया गया है। 3 महत्वपूर्ण बयान ममता बनर्जी के थे और इन तीनों बयानों को लेकर जो ममता बनर्जी का रिप्लाई था उससे चुनाव आयोग खुश नहीं है, और इन्हीं तीनों बयानों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी पे प्रतिबंध लगाया गया है। पहला बयान आपको याद होगा कि मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की थी, अपने वोट को बंटने न देने की अपील की थी, उस बयान को लेकर बैन लगाया गया है। इसके अलावा दूसरा बयान था जब उन्होंने कहा था कि अर्धसैनिक बल जो है वो मतदाताओं को वोट नहीं देने दे रहे हैं, और अपने समर्थकों से अपील की थी कि उन्हें घेर लें और दूसरा वर्ग जो है वो जाकर वोट करे। और तीसरा महत्वपूर्ण एक्ट था, आपको याद होगा नंदीग्राम में जब वोटिंग चल रही थी तो ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया था कि नंदीग्राम में हिंसा हो रही है, मतदाताओं को इंटिमिडेट किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। उन तमाम घटनाओं को चुनाव आयोग ने गलत माना था, ममता बनर्जी को पत्र भी लिखा था उस घटना को लेकर। तो इन 3 महत्वपूर्ण पहलू पर चुनाव आयोग ने देखा और पहले तो वार्न किया है कि आप आगे से इस तरह का कुछ न करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 1 दिन का बैन है और अब ममता बनर्जी अगले 24 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। बड़ी खबर है कि जो बयान दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि मुसलमान वोट एक मुश्त हो, वो फुरफुरा शरीफ और ओवैसी की तरफ ना जाए, उसको लेकर भी है। जो सेंट्रल फोर्सेस का घेराव करने की बात हुई थी उसको लेकर भी है। तौसीफ खान, आपका पहला रिएक्शन क्या है? ममता बनर्जी पर बैन लगाया गया है और तीनों मामले आपके सामने हैं। 2 मामले तो ऐसे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें सेंट्रल फोर्सेस का घेराव करने के लिए बोला। शीतल कुची में हमने देखा सेंट्रल फोर्सेस के साथ जो कुछ हुआ और जिसके बाद वहां पर गोली भी चली, जहां पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या कहना चाहते हैं आप? इलेक्शन कमीशन ने दोषी पाया है और बैन लगाया है, जवाब से संतुष्ट नहीं है, संवैधानिक फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन को तृणमूल ने बहुत कंप्लेन किया है, 160 से ज्यादा कंप्लेन किया है। शीतल कुची का जो मामला है, बीजेपी के एक नहीं, आप ममता बनर्जी के इलेक्शन बैन पे क्या कहते हैं? ममता बनर्जी की कैंपेनिंग बैन पे अब मैं क्या बोलूंगा ये आप डिसाइड करेंगे अमीश भाई। मुझे मेरा बात बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछ लिया, 1 मिनट मुझे मेरा अनइंटरप्टेड दीजिए। शीतल कुची में जो मामला हुआ है, सेंट्रल पुलिस फोर्स द्वारा गोली चलाया गया है, ये बीजेपी के नेता ने पहले ही बोला था। आप उस टेप को चलाइए। महुआ मोहिता ने उस टेप को अपने ट्विटर में ट्वीट भी किया है, उस वीडियो को ट्वीट भी किया है और इलेक्शन कमीशन को टैग भी किया है, कहते हुए कि क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। आप देख रहे हैं आर पार। इस समय की बड़ी स्टोरी है, ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगा दिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा।